Welcome to my channel once again. Here we are going to discuss the new topic of electrostatic, and we have discussed already electric field at axial point and equatorial point. डिस्कस कर से चुके हैं हम इसके अंदर, और हमने ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट का 2 टाइम्स होता है इक्वेटोरियल पॉइंट का। ठीक है जी, इस टॉपिक के आगे में टॉपिक को बढ़ाना है। आइए पढ़ते हैं। दिस इज डे नंबर 10। नाउ हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, फाइंड टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिकल डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल है एंड नाउ वी आर प्लेस दिस इलेक्ट्रिकल डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हाउ मच टॉर्क विल बी प्रोड्यूस, हाउ मच टॉर्क विल बी डन। भाई मैंने मान लिया दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई ये मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिकल डाइपोल हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रिकल डाइपोल होता है हमारे पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव स्मॉल चार्ज विच इज सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस। तो मैंने मान लिया भाई ये हमारा इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड डिस्टेंस इज 2a, डिस्टेंस इज 2a। अच्छा, एक बात और देखने की बता दूं मैं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनना होगा हमारे पास। दिस इज पॉइंट नंबर ए, दिस इज पॉइंट नंबर बी, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज इलेक्ट्रिकल डाइपोल। एक चार्ज हमारे प्लस का, एक चार्ज हमारे पास नेगेटिव है एंड देयर बोथ आर डिस्टेंस सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 2a। जब एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, नो डाउट उसके ऊपर क्या लगता है? टॉर्क। टॉर्क डिनोटेड बाय टी टाउ विच इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। याद कर लो बच्चों, क्या फॉर्मूला है इसका? पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। ठीक है, अब ये साइन थीटा जो हमारे पास होता है, इसको एक तरीका और भी होता है लिखने का। अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखूं तो उसको ई ऐसे लिख देते हैं, पी इंटू ई, पी इंटू ई। याद करो फटाक से इसको। ठीक है, पी इंटू ई। तो ये हमारे पास जो वेक्टर है ये, भाई मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में भी दिखा दिया है बेसिकली। ठीक है, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, नोट करके। यहाँ पर हमारे पास दो तरह के वेक्टर होते हैं। अगर हम क्रॉस में लेते हैं तो ये होता है ए बी साइन थीटा, और एक होता है अगर मैं डॉट में लेता हूं तो उसे लिखते हैं हम ए बी कोस थीटा। इसको बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या यूज है इनका, क्या क्या नहीं है। बस आप इतना याद करो कि एक इलेक्ट्रिकल डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें टॉर्क लगता है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा। क्या होता है? पीई साइन थीटा। एंड थीटा इज अ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच में जो थीटा एंगल होता है वो होता है ये हमारा। ठीक, दिस इज एंगल, थीटा इज एंगल बिटवीन डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप कहोगे सर ये पीई क्या है? मैंने आपको पिछले बताया था, पी होता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। और पी का फॉर्मूला होता है Q2a। क्यू कोई भी चार्ज ले लेता हूं मैं, और 2a का है डिस्टेंस हमारे पास, तो ये मोड में होता है। तो पी इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू ए। चलो उतारो फटाक से इसको, देखो एक बार। ठीक है, तो टॉपिक हमारे पास क्या हुआ? टॉर्क हुआ। यहां तक हमारी बात बहुत क्लियर हो गई। इस तक अगर मैं यहां तक की सारी बात करूं, क्लियर, रफ कर दूं उसको। चलो, तो अभी तक मैं बात करूं, पहली बात तो मुझे समझ में आती है कि ए क्रॉस बी वेक्टर के अंदर होता है मेरा ए बी साइन थीटा। दूसरा, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करूं तो ये होता है ए बी कोस थीटा। तीसरा, पी इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट्स का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू 2a। क्यू मतलब कोई चार्ज और 2a दोनों की डिस्टेंस। फोर्थ, टॉर्क लगता है पी क्रॉस ई, जिसको हम पीई साइन थीटा कहते हैं। ये चार पार्ट आपको याद करना चाहिए।
फटाक से एक बार रिवीजन करा दी मैंने एक बार। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक हमारे पास ये है, अब जो टॉपिक हमारे पास जो हम सोच रहे हैं इसके बाद क्या होना चाहिए, टॉपिक हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है, अगर वो मूव करता है थीटा 1 से थीटा 2, भाई जैसे मैंने मान लिया कि हमारे पास एक डायपोल, मैंने मान लिया ये हमारे पास सिचुएशन नंबर 1 थी। इलेक्ट्रिक डायपोल हमारे पास पहले थीटा नंबर 1 था, नाउ अब वो थीटा नंबर 2 हो गया है। तो थीटा 1 से थीटा 2 तो गया, तो उसने कुछ वर्क डन भी तो करा होगा, वो निकालना है, उसे वो निकालना है। उस वर्क का फॉर्मूला जो होता है, याद कर लो, माइनस पीई कोस थीटा 2 कोस थीटा 1। फॉर्मूला याद हो गया ये? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पेपर में काफी बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया है। तो अभी तक हमने समझा कि इलेक्ट्रिकल डायपोल मूवमेंट कोई भी हमारे पास थीटा 1 से थीटा 2 पे जाता है तो वर्क डन करेगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई बात? इलेक्ट्रिकल, दोबारा इसका मीनिंग समझा रहा हूं, समझो जरा। वर्क डन इसे कहते हैं, वर्क डन, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल डायपोल व्हेन इट मूव फ्रॉम थीटा 1 से लेके थीटा 2, मतलब पहले थीटा 1 था फिर थीटा 2 होगा, तो वर्क डन कितना करेगा? माइनस पीई, दोबारा याद करो, माइनस पीई कोस थीटा 2 कोस थीटा 1, याद करो फटाक से। ठीक है, यहां तक हो गया। चलो अब मैं सबको रफ कर दूं, तो मेरे पास, हमारे पास 5 फॉर्मूले हो गए। इसे मैं कहता हूं क्रॉस प्रोडक्ट, इसे मैं कहता हूं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, इसे मैं कहता हूं इलेक्ट्रिकल डायपोल मूवमेंट, इसे मैं कहता हूं टॉर्क, इसे मैं कहता हूं वर्क डन। तो ये हमारे 5 फॉर्मूले हमारे पास हो गए। ठीक है जी, अगर ये समझ में आ गए होंगे तो मैं इसको टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं, क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टॉपिक का, हल्का सा टॉपिक ले लेते हैं। भाई मैंने मान लिया मेरे पास इलेक्ट्रिकल डायपोल मूवमेंट इस तरह से था, पहले मेरे पास ये था, तो मेरे पास थीटा 1 कितना हुआ? 90। थीटा 1 कितना हुआ? 90। अब मेरे पास ये जो एंगल है वो मूव ऐसे, मैंने डायरेक्शन बना दिया मैंने इस तरह से, ये डायपोल मूवमेंट मेरा ऐसे घूमा और ये ऐसे करके हो गया। नाउ थीटा 2 कितना हुआ बच्चों? 0। तो थीटा 1 कितना हुआ मेरे पास पहले? 90। थीटा 2 कितना हुआ? 0। तो कितना वर्क करा? माइनस पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो W माइनस पीई कोस थीटा 2 कितना है? कोस 0। कोस कितना है? 90। कोस 90 कितना होता है? याद करो, कोस 90 होता है 0, साइन 90 होता है 1, साइन 0 होता है 0 और कोस 0 होता है 1। ये आपको हमेशा याद, ये आपको यूज होते रहेंगे। ठीक है जी, तो W का फॉर्मूला कितना हो गया? माइनस पीई, ये हो गया 1, ये हो गया 0, तो W का फॉर्मूला माइनस पीई। तो ऑप्शन दे देंगे आपको डायग्राम बनाने के बाद। इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं, ये भी हो सकता है। अब इसके कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आप इसे करके देखना बाद में। थीटा 1 मेरे पास था 0 और थीटा 2 हो गया 180। थीटा 1 था मेरे पास 90, थीटा 2 हो गया 0। थीटा 1 था मेरे पास 90, थीटा 2 हो गया 180। इस तरह से टॉपिक को हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास ये वाली कंडीशन आती है कि 90 से कितना हो गया? 0। 90 से कितना हो गया? 0। दिस कंडीशन कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो 2 तरह की कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब नोट कर लो इस चीज को जरा यहां पर। पहली बात, थीटा 1 90 से लेकर थीटा 2 चला गया मेरे पास 0, इसे कहेंगे स्टेबल कंडीशन। पूछ सकते हैं थीटा 1 मेरे पास 90 था और थीटा 2 मेरे पास कितना हो गया? 180, इसे कहते हैं अनस्टेबल।
इसमें क्या होता है, कोई मेरे पास डायपोल मोमेंट ऐसे था, वो ऐसे हो गया, मतलब इस तरह से मूव कर गिर गया। इसमें इस वाले में क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मेरा ऐसे था और ऐसे मूव हुआ और वो ऐसे मूव इधर हो गया। ठीक है जी, याद करो। यहां तक समझ में आ गया सारा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ लिया, एक्सल पॉइंट पे क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है, टॉर्क में कैसे निकलता है, वर्क डन कैसे निकलता है, स्टेबल कंडीशन कैसे होती है, नॉन अनस्टेबल कंडीशन कैसे होती है, कुछ ये पढ़े हैं कुछ मैंने फॉर्मुलेस। टॉपिक हमारे खत्म। ठीक है, चलिए रफ कर दूं मैं इसको टॉपिक को। चलिए अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसे खत्म करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास होता है, एक टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है, जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड आप खत्म होने वाला है, कैपेसिटर से स्टार्ट करूंगा मैं। टॉपिक है मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, इसमें लिखते हैं हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया। किसी एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पास होती है, जैसे मैंने मान लिया ये मेरे पास कोई एरिया है, ठीक है, ये मेरे पास कोई है, मेरे पास एक एरिया है, एंड द इलेक्ट्रिक लाइंस आर पासिंग थ्रू इट, इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू इट। इसका फॉर्मूला मेरे पास होता है ई एस, याद कर लो ये बच्चों, ये ई एस। ई जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो एस है वो है मेरा पास एरिया। क्या है मेरे पास, एरिया। अब मजे की बात क्या क्या है इसके अंदर, थोड़ी सी सुन लो। इलेक्ट्रिक फील्ड की तो कोई बात ही नहीं है। इस एस का मतलब होता है एस इंटू एन कैप, इसे कहते हैं हम एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर का मतलब क्या होता है, मेरे पास अगर कोई एरिया है एंड आई वांट टू नो द ओरिएंटेशन ऑफ दिस एरिया, तो मैंने उसमें एक एन कैप लगा दिया। तो एन कैप हमेशा इट्स अ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एन कैप जो होता है ये क्या होता है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, अगर मेरे पास सरफेस इस तरह से होगा, अगर ये मेरे पास इस तरह से बनाऊंगा तो उसका एन कैप इधर होगा। ये याद करने वाली बात है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। दो तरह की बात याद करनी है। पहला फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव से नोट करते हैं, ई इंटू एस होता है फॉर्मूला। दूसरी बात, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। सरफेस एरिया स्केलर क्वांटिटी होती है, पर लेकिन एरिया वेक्टर की वजह से ये क्या बन जाती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज एन कैप आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, वेक्टर इंटू वेक्टर स्केलर, इसीलिए ये हमारा स्केलर होता है। तरीका याद करने का, कई तरीके होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एस वेक्टर को हम एस इंटू एन कैप कहते हैं। तीसरी बात वो सुन लो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा होता ही है, पर लेकिन आर कैप लगा देते हैं। दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, दिस इज कॉल्ड, ये जो मेरे पास है मैं यहां पर बताता हूं आपको, इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। और जबकि ये है, इसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, इसको हम कहते हैं एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर भी कह देते हैं। हालांकि कुछ इतनी याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद करने की जरूरत है कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई इंटू एस या फिर ई एस कोस, अभी डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट को हटा के मैं कैसे लिख सकता हूं, थीटा। ये फॉर्मूला याद कर लो आप। चलो फटाक से फिर क्वेश्चंस करते हैं इसके। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए हाँ, टॉपिक को आगे बढ़ा लो। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट एस ई एस कोस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड एस, ई एंड एस। केस नंबर वन सुन लो, मान लो मेरे पास हमारा सरफेस इस तरह से है, तो एन वेक्टर किधर होगा, ऐसे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है हमारे पास,
भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरे पास इस तरह से, तो बेसिकली क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, एन कैप इस तरह से, तो एंगल कितना बना 90। इस केस के अंदर फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, ई एस कोस 90 बराबर 0, मिनिमम फ्लक्स। मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमारा लाइन करता हॉरिजॉन्टली, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ एरिया इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, केस नंबर 2 देखो एक बार। मान लो मेरे पास परपेंडिकुलर होता, तो एन कैप किधर होता है इसका, ऐसे होता, एन कैप इधर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता इसका, ऐसे ही खड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, एन कैप भी इस तरफ, एंगल कितना हुआ दोनों के बीच में 0, तो फ्लक्स कितना हुआ ई एस कोस 0, और कोस 0 कितना होता है 1, तो कितना हो गया ई एस मैक्सिमम। इसका मतलब है अगर कोई सरफेस हमारी परपेंडिकुलर है या फिर हमारे पास वर्टिकल है, तो फ्लक्स हमारे पास कौन सा होगा, मैक्सिमम। ठीक है, करो याद। तो 2 पॉइंट हो गया हमारे पास, फ्लक्स मिनिमम कब होता है, फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है। मिनिमम होता है हमारे पास जब एरिया क्या होगा मेरे पास, इस हॉरिजॉन्टल, इसके अंदर एरिया इज वर्टिकल। लो जी, याद करो उसको। ठीक है, यहां तक बात हमारी सारी कंप्लीट हो गई। फ्लक्स मिनिमम का होता है, मैक्सिमम का होता है, टॉर्क क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, स्टेबल क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है, सब चीजें बता दी मैंने आपको। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।